नमस्कार। आज हम अरिस्टोटल की पोएटिक्स के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर देयर आर 4 थिंग्स टू बी एम्ड एट। जहाँ तक चरित्र का सवाल है तो 4 चीज़ें हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट मस्ट बी गुड। पहला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चरित्र अच्छा होना चाहिए, नैतिक रूप से अच्छा होना चाहिए। नाउ एनी स्पीच और एक्शन दैट मैनिफेस्ट्स मोरल पर्पस ऑफ एनी काइंड विल बी एक्सप्रेसिव ऑफ कैरेक्टर। अतः कोई भी स्पीच यानी कोई भी संवाद और कोई भी कार्य जो कि नैतिक उद्देश्य को प्रदर्शित करता है वो चरित्र को भी प्रदर्शित करता है। किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है या बुरा है ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? उसके कार्यों से या फिर उसके व्यवहार से, उसके बोलने के तरीके से, उसके रहन सहन के तरीके से। तो नाटक में कोई भी स्पीच, कोई भी संवाद या कोई भी कार्य जो कि नैतिक उद्देश्य को प्रदर्शित करता है वो चरित्र की अभिव्यक्ति करता है। द कैरेक्टर विल बी गुड इफ द पर्पस इज गुड। व्यक्ति का चरित्र अच्छा कहा जाएगा यदि जीवन में उसका उद्देश्य अच्छा है। दिस रूल इज रिलेटिव टू ईच क्लास। ये नियम सभी वर्गों पर लागू होता है, समाज के सभी वर्गों पर ये नियम लागू होता है। इवन अ वुमन मे बी गुड। एक महिला भी अच्छी हो सकती है। एंड ऑल्सो ए स्लेव, और एक दास भी अच्छा हो सकता है। दो द वुमन मे बी सेड टू बी एन इन्फीरियर बीइंग। यद्यपि महिला एक निम्न कोटि का प्राणी है। आप अरिस्टोटल से नाराज मत होइएगा, जो महिलाएं हैं या जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उस वक्त के समाज में यही मान्यता थी। एंड द स्लेव क्वाइट वर्थलेस, और जो दास है वो तो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही तुच्छ है। तो दासों को तो मनुष्य ही नहीं माना जाता था, वो तो समाज का एक अंग थे ही नहीं, मनुष्य समाज का, सभ्य समाज का अंग नहीं माना जाता था उनको। उनको तो वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। द सेकेंड थिंग टू एम एट इज प्रोप्राइटी। जो दूसरी आवश्यकता है एक चरित्र की वो है प्रोप्राइटी, औचित्यपूर्णता में उचित होना चाहिए। देयर इज अ टाइप ऑफ मेनली वेलर। मनुष्य या मेनली वेलर का मतलब है पुरुषोचित वीरता, यानी पुरुषों में एक वीरता होती है, पुरुषों में एक साहस होता है। बट वेलर इन अ वुमन और अनस्क्रपलस क्लेवरनेस इज इनएप्रोप्रिएट। लेकिन महिला के अंदर साहस होना, महिला के अंदर वीरता होना, या फिर अनस्क्रपलस क्लेवरनेस। अनस्क्रपलस होता है लज्जाहीन, क्लेवरनेस चतुराई। तो महिला के अंदर लज्जाहीन चतुराई होना या महिला के अंदर वीरता होना, साहस होना इज इनएप्रोप्रिएट। अरिस्टोटल के अनुसार वो अनुचित है। महिला तो लज्जाशील, सरल, सुकोमल होनी चाहिए, वो वीर या साहसी या फिर वो बहुत चतुर नहीं होनी चाहिए। थर्डली, कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू टू लाइफ। और जो तीसरी आवश्यकता, उसने 4 आवश्यकताएं बताई हैं, 4 आवश्यक विशेषताएं बताई हैं। तो तीसरी जो आवश्यक विशेषता है कि चरित्र ट्रू टू लाइफ, यानी जीवन के मतलब वास्तविक जीवन में जैसे होते हैं उस प्रकार के होने चाहिए। ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, वास्तविक होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। फॉर दिस इज अ डिस्टिंक्ट थिंग फ्रॉम गुडनेस एंड प्रॉपराइटी। क्योंकि ये
गुडनेस अच्छाई और औचित्यपूर्णता से भिन्न एक विशेषता है। एज हियर डिस्क्राइब्ड, जैसा कि यहाँ बताया गया है। द फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, और जो चौथी आवश्यकता है वो है कंसिस्टेंसी, यानी चरित्र एक जैसा रहना चाहिए, ये नहीं, परिवर्तनशीलता उसमें नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए। फॉर दो द सब्जेक्ट ऑफ द इमिटेशन हु सजेस्टेड द टाइप मे बी इनकंसिस्टेंट, यद्यपि जो इमिटेशन का सब्जेक्ट यानी प्रस्तुतिकरण का जो विषय वस्तु है, रंगमंच पर जो प्रस्तुति की जा रही है, जो कथानक है नाटक का, वो इनकंसिस्टेंट यानी परिवर्तनशील हो सकता है, और उसके अनुसार वो चरित्र भी परिवर्तनशील हो सकता है, उसकी परिस्थितियां परिवर्तनशील हो सकती हैं, लेकिन स्टिल ही मस्ट बी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट, लेकिन उसका जो चरित्र है, जो व्यक्ति का चरित्र है, वो उन परिस्थितियों के साथ कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी उसके चरित्र में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। परिस्थितियों में परिवर्तन आए लेकिन उसका चरित्र में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। As an example of motiveless degradation of character, we have Menelaus in the Orestes. Orestes एक नाटक है जो यूरिपिडीज ने लिखा है। उसमें मेनेलॉस का कैरेक्टर है, मेनेलॉस नाम का व्यक्ति है जो कि ओरेस्टीज का चाचा है। ओरेस्टीज को अपने चाचा की सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन वो अपने भतीजे की सहायता नहीं करता, और सहायता न करने के पीछे उसका कोई ठोस कारण नहीं है। तो ये मोटिवलेस डिग्रेडेशन ऑफ कैरेक्टर दिखाया गया है, यानी मेनेलॉस के चरित्र का पतन दिखाया गया है। ओरेस्टीज की उसने सहायता नहीं की और उसका कोई ठोस कारण नहीं था, ऐसा केवल इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो कथानक की आवश्यकता थी, मतलब प्लॉट की डिमांड थी ऐसा, तो मेनेलॉस के चरित्र का पतन दिखा दिया गया उसमें। ऑफ कैरेक्टर इनडेकोरस एंड इनएप्रोप्रिएट द लेमेंट ऑफ ओडिसियस इन द सिला एंड द स्पीच ऑफ मेलानिप्पी। और इनडेकोरस एंड इनएप्रोप्रिएट यानी एक अनुपयुक्तता, चरित्र की अनुपयुक्तता यदि देखी जाए तो जो उदाहरण है वो ओडिसियस का उदाहरण है। सिला एक राक्षसी है जो ओडिसियस के 6 साथियों को खा जाती है, और उनकी अपने साथियों की मृत्यु पर ओडिसियस लेमेंट विलाप करता है। तो विलाप करना स्त्रियों को शोभा देता है, वीर पुरुष को विलाप करना शोभा नहीं देता है। तो ये इनडेकोरस है, यानी अशोभनीय है कि एक बहादुर योद्धा विलाप कर रहा है। ऐसे ही जो मेलानिप्पी की स्पीच है वो भी अशोभनीय है, अनुपयुक्त है। और इनकंसिस्टेंसी द इफिजेनिया एट ऑलिस, और यदि इनकंसिस्टेंसी की बात करें, परिवर्तनशीलता की बात करें, तो इफिजेनिया एट ऑलिस ये एक नाटक है जिसमें इफिजेनिया के चरित्र के 2 पहलू दिखाए गए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। फॉर इफिजेनिया द सप्लायंट इन नो वे रेजेंबल्स हर लेटर सेल्फ, क्योंकि इफिजेनिया को जब बलि देने के लिए ले जाया जा रहा है तो इफिजेनिया सप्लायंट यानी अपने जीवन की भीख मांग रही है। उसे बहुत कमज़ोर स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, वो अपने जीवन की भीख मांग रही है, रो रही है, और बाद में उसी इफिजेनिया को एक शक्तिशाली स्त्री के चरित्र के रूप में दिखाया गया है। तो ये इनकंसिस्टेंसी है, परिवर्तनशीलता दिखाई गई है चरित्र की, जो कि एरिस्टोटल के अनुसार उचित नहीं है। ऐसा नहीं दिखाया जाना चाहिए कि एक जगह तो वो अपने जीवन की भीख मांग रही है और दूसरी तरफ वो एक शक्तिशाली चरित्र की महिला है। As in the structure of the plot, so too in the portraiture of character, the poet should always aim
एट द नेसेसरी और द प्रोबेबल। जैसा कि कथानक के स्ट्रक्चर में, कथानक की बनावट में के बारे में जब अरिस्टोटल ने कहा था, तो ये कहा था कि कवि को या नाटककार को अपनी घटनाओं में आवश्यक और संभावित घटनाएं ही अपने कथानक में उनको स्थान देना चाहिए। वैसा ही उसको ध्यान देना चाहिए चरित्र का चित्रण करते समय। Thus, a person of a given character should speak or act in a given way. अतः एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से ही बोलना चाहिए या कार्य करना चाहिए। यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो एक राजा को एक राजा की तरह ही बोलना चाहिए, कार्य करना चाहिए, न कि एक दास की तरह या एक दरबारी की तरह या एक सामान्य व्यक्ति की तरह। हर व्यक्ति का अपना बोलने का और कार्य करने का तरीका होता है, तो जिसके लिए जो तरीका उपयुक्त है उसे उसी तरीके से बोलना चाहिए और कार्य करना चाहिए। बाय द रूल आइदर ऑफ नेसेसिटी और ऑफ प्रोबेबिलिटी, आवश्यकता या संभावना के नियमों के आधार पर। जस्ट एज दिस इवेंट शुड फॉलो दैट बाय नेसेसिटी और प्रोबेबल सीक्वेंस, जैसे कि आवश्यक और संभावित क्रम में एक घटना दूसरे के बाद होती है और वो उचित होती है, उसी प्रकार से चरित्र भी दिखाई देना चाहिए व्यक्ति का। It is therefore evident that the unraveling of the plot, no less than the complication, must arise out of the plot itself. अतः ये स्पष्ट है कि उसमें कथानक में जो घटनाएं हैं उनका घटना, उनका आगे बढ़ना या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन उनमें होना, कोई जटिलता उनमें आना, कोई समस्या पैदा होना, वो घटनाओं से ही होना चाहिए। यानी जो पात्र हैं या जो मुख्य पात्र है उसके कार्यों की वजह से ही समस्याएं पैदा होनी चाहिए। कथानक में जो घटनाएं हैं उन्हीं के आधार पर समस्याएं पैदा होनी चाहिए, न कि समस्याएं आसमान से टपकें, देवी देवताओं के द्वारा समस्याएं पैदा की गई हों, भाग्य के द्वारा समस्याएं पैदा की गई हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्यों के स्वयं के कार्यों के परिणाम स्वरूप समस्याएं पैदा होनी चाहिए और मनुष्यों के द्वारा ही उन समस्याओं का निवारण भी किया जाना चाहिए। It must not be brought about by the deus ex machina. Deus ex machina ये दैवीय चरित्र होते हैं, देवी देवता, तो उनके द्वारा समस्याएं ना पैदा की जानी चाहिए और ना ही उनके द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। एज इन द मेडी और इन द रिटर्न ऑफ द ग्रीक्स इन द इलियड, जैसा कि मेडी में या इलियड में जब यूनानी लोग वापस लौटते हैं तो जो दिखाया गया है कि समस्याएं देवी देवताओं के द्वारा पैदा की गई, ऐसा नहीं दिखाया जाना चाहिए। द ड्यूस एक्स मशीना शुड बी एम्प्लॉयड ओनली फॉर इवेंट्स एक्सटर्नल टू द ड्रामा। दैवीय चरित्र जो दिखाए जाएं उनको यदि स्थान दिया भी जाए तो उन घटनाओं में स्थान दिया जाना चाहिए जो नाटक के बाहर होती हैं। यानी रंगमंच पर जो घटनाएं दिखाई जा रही हैं उनमें दैवीय चरित्रों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। फॉर एंटीसीडेंट और सब्सिक्वेंट इवेंट्स, एंटीसीडेंट वो घटनाएं जो नाटक से पहले हुई हैं और सब्सिक्वेंट वो घटनाएं जो नाटक के बाद होती हैं। अर्थात रंगमंच पर जो घटनाएं दिखाई जा रही हैं उनसे पहले की घटनाएं या उनसे बाद की घटनाओं में दैवीय चरित्रों को स्थान दिया जा सकता है, लेकिन रंगमंच पर जो घटनाएं दिखाई जा रही हैं उनमें दैवीय चरित्रों को स्थान नहीं दिया जा सकता। विच लाई बियॉन्ड द रेंज ऑफ ह्यूमन नॉलेज, तो ऐसी घटनाएं जो इंसान के ज्ञान से परे हैं, इंसान की बुद्धि से, इंसान के विवेक से परे हैं, उन घटनाओं में दैवीय चरित्रों को स्थान दिया जा सकता है। एंड विच रिक्वायर टू बी रिपोर्टेड और फोरटोल्ड, वो घटनाएं जो कि रिपोर्ट की जानी है, जिनके बारे में बताया जाना है, जैसे कि प्रोलॉग में बताया जा सकता है उनके बारे में, तो उन घटनाओं में दैवीय चरित्र हो सकते हैं, उनको स्थान दिया जा सकता है।
फॉर टू द गॉड्स वी एस्क्राइब द पावर ऑफ सीइंग ऑल थिंग्स, क्योंकि देवताओं को हम ये मान के चलते हैं उनके पास सब कुछ देखने की, सब कुछ जानने की, सब कुछ करने की शक्ति है। विद इन द एक्शन देयर मस्ट बी नथिंग इरेशनल, लेकिन एक्शन के अंदर, नाटक के अंदर, जिस नाटक को रंगमंच पर दिखाया जाना है, प्रदर्शित किया जाना है दर्शकों के समक्ष, उस नाटक में कोई भी इरेशनल, अतार्किक घटना नहीं होनी चाहिए, अतार्किक चीज़ नहीं होनी चाहिए, अतार्किक बात नहीं होनी चाहिए जो कि रंगमंच पर प्रस्तुत की जाए। If the irrational cannot be excluded, it should be outside the scope of the tragedy. तो पहले तो नाटककार को ये प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी अतार्किक घटना ना हो नाटक में, लेकिन यदि वो अवश्यम भावी है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसको नाटक से नहीं निकाला जा सकता, तो कम से कम उसको ट्रेजेडी से बाहर रखा जाना चाहिए, यानी रंगमंच पर उसको प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। सच इज़ द इरेशनल एलिमेंट इन द एडिपस ऑफ सोफोक्लीज, जैसे कि अतार्किक घटनाएं सोफोक्लीज के एडिपस में दिखाई गई हैं, लेकिन वो रंगमंच पर नहीं दिखाई गई, नाटक के अंदर नहीं हैं, उनको रंगमंच पर प्रदर्शित नहीं किया गया है, केवल उनके बारे में बताया गया है, उनका वर्णन किया गया है, उनका उल्लेख किया गया है, दिखाया नहीं गया। अगेन, सिंस ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ पर्सन्स हु आर अबव द कॉमन लेवल, द एग्जाम्पल ऑफ गुड पोर्ट्रेट पेंटर्स शुड बी फॉलोड। और दूसरी बात ये कि ट्रेजेडी जो प्रस्तुतिकरण है वो सामान्य से ऊपर के व्यक्तियों का प्रस्तुतिकरण है। ट्रेजेडी में जो व्यक्ति दिखाए जाते हैं वो सामान्य से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, अतः जो पेंटर्स हैं, जो चित्रकार हैं, उनका उदाहरण लिया जाना चाहिए। जैसे चित्रकार काम करते हैं वैसे ही एक नाटककार को काम करना चाहिए। They, while reproducing the distinctive form of the original, make a likeness which is true to life and yet more beautiful. तो चित्रकार जब रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी जब चित्र बना रहे होते हैं वास्तविक व्यक्ति का, तो व्यक्ति तो वैसा ही रहता है जैसा वो वास्तविक जीवन में दिखता है, लेकिन उसको मोर ब्यूटीफुल, ज़्यादा सुंदर दिखाते हैं। यदि व्यक्ति के फेस पर, चेहरे पर मान लीजिए कोई दाग धब्बा है, तो उसकी तस्वीर बनाते समय चित्रकार उस दाग धब्बे को हटा देता है, छुपा देता है, व्यक्ति को ज़्यादा खूबसूरत दिखा देता है, ज़्यादा सुंदर दिखा देता है। वैसा ही नाटककार को भी करना चाहिए। सो टू द पोइट, in representing men who are irascible or indolent or have other defects of character, should preserve the type and yet ennoble it. तो इसी प्रकार कवि को in representing men, उन व्यक्तियों का प्रस्तुतिकरण करते समय who are irascible, जो कि क्रोधी स्वभाव के हैं, जल्दी नाराज हो जाते हैं, और indolent, या जो आलसी स्वभाव के हैं, और हैव अदर डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, या उनके चरित्र में कोई और कमी है, तो उनका प्रस्तुतिकरण करते समय शुड प्रिजर्व द टाइप एंड येट इनोबल इट, तो उन्हें आलसी को आलसी ही दिखाना है, क्रोधी को क्रोधी ही दिखाना है, लेकिन उनका जो आलस है या उनका जो क्रोध है वो उनके चरित्र का पतन न करे, चरित्र बुरा न लगे, बल्कि वो और ज़्यादा सुंदर लगे, इनोबल, उसको श्रेष्ठ दिखाया जाना चाहिए, बुरा नहीं लगे उनके अंदर। इन दिस वे एक्लीज इज पोर्ट्रेड बाय अगाथन एंड होमर, इसी प्रकार होमर के द्वारा और अगाथन के द्वारा एक्लीज का चित्रण किया गया है। दीज देन आर रूल्स द पोइट शुड ऑब्जर्व, ये वो नियम हैं जिनका कि एक नाटककार को या एक कवि को पालन करना चाहिए। Nor should he neglect those appeals to the senses which, though not among the essentials, are the concomitants of poetry. Nor should he neglect those appeals to the senses, और ना ही उन्हें अपने दर्शकों की इंद्रियों को नेगलेक्ट करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए,
उदाहरण के लिए जो संवाद हों वो कर्णप्रिय हों, जो दृश्य हों वो दर्शकों की आँखों के को पसंद आए, यानी सुंदर दृश्य हों सामने। विच दो नॉट एमंग द इसेंशियल्स, यद्यपि ये आवश्यक चीज़ें नहीं हैं, ये आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं, आर द कॉन्कॉमिटेंट्स ऑफ पोइट्री, फिर भी वो पोइट्री को, नाटक को और खूबसूरत बना देते हैं, नाटक को और अच्छा बना देते हैं। फॉर हियर टू देयर इज़ मच रूम फॉर एरर, क्योंकि यहाँ भी गलती की बहुत गुंजाइश है। बट ऑफ दिस एनफ हैज़ बीन सेड इन आर पब्लिश्ड ट्रीटाइजेस, लेकिन इन सब बातों पर तो हम पहले ही जो हमारे ट्रीटाइज पब्लिश हो चुके हैं, जो हमारे निबंध, जो हमारी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें हम काफ़ी प्रकाश डाल चुके हैं इन चीज़ों पर, इन पॉइंट्स पर, इन बिंदुओं पर। तो अब इसमें और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 15वां अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।